अभिवादन है साथियों, जय भीम, जय जोहार, जिंदाबाद। आज हम लोग झांसी में हैं और झांसी में आज हमारे साथ बुंदेलखंड कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर सुधीर अम्बेडकर जी। पिछले 3-4 दशकों में जिस तरह से दलित मुद्दा जिस तरह देश के केंद्र में आया और उसके चलते दलित वर्ग के अंदर जो नए सपने पैदा हुए, जो नई आगे बढ़ने की जो भावनाएं पैदा हुई, उसके एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है सुधीर अम्बेडकर जी। ये इसलिए भी कि ये सक्षम वर्ग में आने वाली पहली पीढ़ी है। सुधीर जी के पिताजी एक कुशल मजदूर के बतौर दिल्ली के एक्सपोर्ट कंपनियों में काम करते थे और वहीं रह करके वो अपने पूरे परिवार को चलाते थे। भूमिहीन परिवार के सुधीर अम्बेडकर जी निहायत विपन्नता के बीच पढ़े, लेकिन जिस दौर में सुधीर अम्बेडकर जी पढ़ाई का सपना देख रहे थे, उस समय एक और चीज हो रही थी। पिछले 4 दशक में के समय में, खासतौर पे जब सुधीर जी अपनी पढ़ाई की 11वीं 12वीं के पढ़ाई कर रहे थे, उस समय देश में दलित मुद्दा, दलित अधिकार का मुद्दा पूरी ताकत से स्थापित हो चुका था। देश की पूरी राजनीति के केंद्र में दलित मुद्दा था और ये सिर्फ राजनीति को ही प्रभावित नहीं कर रहा था, बल्कि दलितों की जो नई पीढ़ियां आगे आ रही थी, उनके अंदर नए सपने भी हो रहा था। लगातार आजादी के बाद से सिर्फ किसी तरह जीवन जी लेने के लिए बाध्य दलित समाज के लोगों ने नए सपने देखने शुरू कर दिए थे, नई ऊंचाइयों को पाने का सपना देखना शुरू कर दिया था। और उसी के एक बेहतरीन और शानदार उदाहरण है सुधीर अम्बेडकर जी। सुधीर अम्बेडकर जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के हैं, अलीगंज तहसील के हैं और आज वो हमारे बीच में। तो आइए हम लोग सुधीर अम्बेडकर जी से ही जानने की कोशिश करते हैं उनके संघर्षों की कहानी, जो हमारी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। तो जय भीम सुधीर जी। जय भीम सर। तो सुधीर जी, थोड़ा सा अपने बचपन के और परिवार के बारे में बताइए। सर, मेरा जन्म अलीगंज तहसील में जनपद एटा में हुआ था और इट वाज अराउंड 1988। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो जो हमारे सरकार के प्राइमरी स्कूल में है वहाँ से हुई। कुछ समय मॉन्टेसरी स्कूल जो शुरुआत में आया था, तो उस समय कुछ समय वहाँ भी हुई। फिर जूनियर स्कूलिंग जो सरकार के जो हमारे उच्च प्राथमिक स्कूल है वहाँ से हुई है। और सभी गांव में ही हुई? ये दूसरे गांव में हुई इनफैक्ट जूनियर स्कूलिंग। और उसके बाद जो है फिर कक्षा 9-10 के लिए मेरे गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर अलीगंज में DAV इंटर कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज है, तो वहाँ मैंने जो है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई की। एक चीज बताइए, ये जो गांव की प्राथमिक स्कूल, उसके बाद 8 से 8, 9, 10 आपने किया, जो अपने गांव कहीं पास के दूसरे गांव में किया। जब आप ये स्कूलिंग कर रहे थे, उस समय क्या किसी तरह का स्कूलों में जातिगत भेदभाव का कुछ प्रभाव था? सर, बिल्कुल था। हम जब पड़ोस के गांव में पहले 1-2 साल के लिए हम कक्षा 1-2 में हम गए और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए हम अपने ही गांव में मॉन्टेसरी में पढ़े और जूनियर एजुकेशन जो रही हमारी कक्षा 7-8, 6-7-8। तो उसमें उस दौरान मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें थी। अक्सर जब भी लोग, हमारे जो दोस्त थे, अगर मुझसे गुस्सा होते थे तो उनका सीधा मुझे चिढ़ाने का, मेरा जो मनोबल डाउन करने का उनके पास सीधा एक उपाय होता था कि वो मुझे चमार बोल देते थे और कोशिश ये रहती थी उनकी बस इतने भर से मेरा मनोबल डाउन हो जाता। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं। और उस समय क्या था कि अक्सर जो है जो दूसरी जाति के बच्चे थे, तो कई बार छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती थी, तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती थी। गांव के स्कूलों में जो टीचर्स होते थे, उनका आप लोगों के प्रति आपका क्या अनुभव? आमतौर पर उस समय तक जो है थोड़े बदलाव हो चुके थे, कुछ सकारात्मक बदलाव हो चुके थे, तो कुछ मेरे सकारात्मक अनुभव भी हैं। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर उन टीचर्स के मन में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस तरह की रहती थी
जैसे 1995-96 में जब शायद गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो वही टीचर्स जो नॉर्मली बिहेव करते थे हम सबके साथ, लेकिन पॉलिटिकली वो मायावती जी के प्रति, बहन जी के प्रति बहुत अपशब्द बोल रहे थे, मतलब उनका जो लहंगा, इस तरह की चीज़ें बोल रहे थे। तो वो चीज़ें मैंने महसूस की, जो इवन जो मॉन्टेसरी स्कूल के उच्च शिक्षित जो शिक्षक थे। आप इसको कैसे देखते हैं, जिस तरह से पूरा दलित राजनीति तेजी से बढ़ रही थी, देश की राजनीति के केंद्र में स्थापित हो रही थी, ये इसके रिएक्शन के बतौर हो रहा था? जाहिर सी बात है सर, इवन जो है हमारे गांव में अपर कास्ट नहीं थे, ओबीसी ही थे, लेकिन ये जाहिर सी बात है रिएक्शन ही था एक तरह का, जिसे वो कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहे थे। हालांकि कांशीराम का मूवमेंट भी था, लेकिन मुझे लगता है शायद हमारे गांव और हमारे आसपास बहुत सारा जो ओबीसी था वो मूवमेंट से उतना जुड़ा नहीं था। मतलब आप ये मान रहे हैं कि उस जैसे जैसे दलित मुद्दा देश की राजनीति के केंद्र में आ रहा था और दलित राजनीतिक तौर पे परिपक्व होते जा रहे थे और अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील हो रहे थे, तो उसके साथ ही समाज के अंदर भी उसका रिएक्शन हो रहा था। जी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे। हाँ, एक तरफ सकारात्मक ये था कि दलित जो थे वो एक साथ गुलबंद हो रहे थे, और उसके प्रतिवाद में जो ओबीसी या दूसरी अन्य जातियां थी वो गांव के स्तर से लेकर के प्रत्येक स्तर पे जी प्रतिरोध में भी खड़ी हो रही थी। जाहिर सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे थे। और जब मैं कक्षा 11 में पढ़ रहा था, तो उस समय जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हमारे यहाँ चुनाव में हम लोग जो है बीएसपी को वोट करना चाहते थे, लेकिन उस वजह से हमारे गांव में जो ओबीसी जो पॉपुलेशन थी, ओबीसी के जो लोग थे, उन्होंने जो है हमारे ऊपर हमला किया, और उसका जो है परिणाम ये हुआ कि हमको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन किसी भी तरह हमें जो है मदद मिली। आपको चोटें भी आई? प्रशासन, हाँ, चोटें भी आई, और मेरे सर पर भी एक लाठी लगी थी और एक हाथ में लाठी लगी थी, लेकिन समहाउ जो है पुलिस प्रशासन की मदद मिली और वो जो है चीज़ें कुछ समय के भीतर रिजॉल्व हो गई। हालांकि उससे हमारा असर्शन जो है वो सफल हुआ। अच्छा, उसके बाद लोगों के एटीट्यूड में क्या थोड़ा आप चेंज ये कहना चाहते हैं वो ऐसा पहला मौका था जब आप लोगों ने स्थापित राजनीतिक तंत्र था उसकी इच्छा के प्रतिकूल जा करके आप लोगों ने अपना मत देने का मन बनाया? जी बिल्कुल, ये पहला मौका था जब हम पूरी तरह से स्वतंत्र होकर हमने वोट देने का मन बनाया था। तो उससे पहले भी हमने कई बार बीएसपी को वोट दिया था, लेकिन वो परिस्थितियां ये थी कि हम वहाँ जो लोकल लेवल पर हमें सपोर्ट था, लोकल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट था जो ओबीसी के थे। अच्छा, मतलब वो लोग भी उस समय बीएसपी के इमरजेंस के साथ साथ हमारे यहाँ के कुछ लोकल पॉलिटिशियंस बीएसपी में थे, और वो डोमिनेंट कास्ट से आते थे, ओबीसी से आते थे, तो उनकी वजह से सपोर्ट सिस्टम था। लेकिन समय के साथ उन लोगों ने पाला बदल लिया जी, और ऐसी स्थिति में बीएसपी के खिलाफ वोट डालने का दबाव आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिचुएशन है। ये जो हमला हुआ, आप 11th-12th में थे जी, और जैसा कि आपसे बातचीत में जितनी जानकारी मुझे है, आप पढ़ने के प्रति बहुत डिटरमाइंड थे कि आपको पढ़ना है, और ठीक उसी समय आपके क्षेत्र में ये जो राजनीतिक उठापटक के कारण जो तनाव पैदा हो रहा था, इसने आपकी पढ़ाई को क्या डिस्टर्ब भी किया? बिल्कुल डिस्टर्ब किया सर। इनफैक्ट क्या हुआ उस समय जब ये राजनीतिक दंगा हुआ, वोट हमने दिया, उसके बाद तो हमें आने जाने में भय लगने लगा, खतरा महसूस होने लगा। तो एक साल के लिए हमने अलीगंज में डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास में जो है वहाँ रहकर पढ़ाई की। मतलब गांव छोड़ दिया? गांव छोड़ दिया, और वहाँ रहकर रेगुलरली न्यूज़पेपर्स वगैरह मैंने पढ़े। तो करियर्स के जो न्यू करियर्स हैं, नई गुंजाइशें जो थी, तो वहाँ वो हमने सपने देखे। उस समय मैं न्यूरो साइंटिस्ट बनना चाहता था, और उस समय मेरे कई अध्यापक थे, मेरे कई गुरुजन थे जिन्होंने मेरी मदद की। वहाँ डीएवी इंटर कॉलेज में जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर होम सिंह कुशवाहा, उन्होंने मेरी जो है कई तरह से मदद की। इवन ग्रेजुएशन में एडमिशन में भी मदद की। मेरे फिजिक्स के जो सर थे वो राजीव वर्मा थे, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की पढ़ाने। मतलब एक तरफ ये था कि ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा आपके ऊपर हमलावर था, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी का जो संवेदनशील तबका था जी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, कानून पे, संविधान पे विश्वास करता था,
वो आपकी मदद के लिए भी आ गया यार। ये सच है, क्योंकि जो गांव में जो लोग थे उनका हमलावर होने का मुख्य जो उनकी वजह थी वो यही थी कि वो मोस्टली अशिक्षित थे, और या फिर जो जो नया नया जो पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा था, परिदृश्य बन रहा था, उससे वो कहीं ना कहीं अनभिज्ञ थे। तो इसलिए वहाँ पर गांव में तो अपर कास्ट न होने के बावजूद ओबीसी जो थे वही हमारे लिए अपर कास्ट थे। अच्छा। लेकिन शहर में जब हम जाते हैं तो ओबीसी जो हैं, ओबीसी जो से आने वाले लोग हैं वो थोड़े बदले हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो लोग भी उसी तरह का जातिगत भेदभाव के शिकार होते हैं और उन शिक्षा से जो नई चेतना है वहां तक उनकी पहुंच थी। अच्छा, ये बताइए, आप अलीगंज पहुंच गए, 1 साल आपने वहाँ 11th की पढ़ाई की जी, और उसके बाद 12th आपने कहाँ से किया? 12th और 11th दोनों ही मैंने अलीगंज से ही किया था। अच्छा। लेकिन 11th तक मैं साइकिल से, जो कि मैं 6 किलोमीटर दूरी लगभग जो है साइकिल से तय करता था, और उस समय काफी चैलेंजिंग होता था, क्योंकि रास्ते में लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे में एक बबूल और कीकड़ की नर्सरी पड़ती थी, जंगल था इनफैक्ट। तो वहाँ मोस्टली मुझे अक्सर वहाँ से गुजरना पड़ता था, और सिचुएशन ये होती थी कि साइकिल जो होती थी वो बहुत पुरानी थी, मेरे पापा की शादी के दौरान की साइकिल थी, कम से कम 30 साल पुरानी 1982 की साइकिल थी। और आप किस साल में ये 2004, 3, 4, 5 मतलब 25 साल पुरानी साइकिल से, और सिल्वर जुबली बना चुकी साइकिल से आप चल रहे थे? जी जी बिल्कुल। तो वो मुझे अक्सर ऊबड़ खाबड़ रोड था, नर्सरी जो जंगल था वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रोड था, तो जंगली जानवर भी वहाँ पाए जाते थे और गुंडों का भी डर होता था। तो उस दौरान जो है, हालांकि उस समय तक सड़कें नहीं बनी थी, लेकिन जब तक आप 12th में पहुंचे तब तक आपके कहीं अंतर मन में तो जरूर था कुछ बड़ा करना है, लेकिन इसके रास्ते कैसे तलाशे 12th के बाद? सर इनफैक्ट मैं बहुत व्यवहारिक रूप से सोचता रहा हूँ अपने करियर के बारे में। मैं कक्षा 9 में जो है बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड था, तो उस समय मैं उस केमिस्ट या रसायन वैज्ञानिक बनना चाहता था। फिर इंटरमीडिएट में मैंने बायोलॉजी चूज़ किया, तो उस समय यही सोचा कि मैथ्स की ट्यूशन बहुत महंगी होती है, और उस समय ट्यूशन का दौर आ गया था, तो मैंने फिर बायोलॉजी चूज़ किया। लेकिन बायोलॉजी पढ़ने के बाद मेरी रुचि, इंटरेस्ट बायोलॉजी में बहुत बढ़ गई, और एट दैट टाइम जो है मुझे मस्तिष्क विज्ञान में, न्यूरो साइंस में बहुत रुचि पैदा हुई, और मैं न्यूरो साइंटिस्ट बनना चाहता था। लेकिन उसी दौरान मेरे पिताजी जो थे वो एक ऐसी बीमारी, लिवर डिजीज थी जिसे आज शायद हम लिवर सिरोसिस कह सकते हैं, इसमें पेट में उनके पानी आ गया था। तो उस बीमारी से वो लगभग 2 साल 2004 में वो बीमार पड़े और 2006 में वो एक्सपायर हुए। तो उस दौरान सिचुएशंस ऐसी बनी कि मैं इंटरमीडिएट के बाद तुरंत बाद मैं CPMT देना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। CPMT का पेपर उस समय स्थगित हो गया और दोबारा मुझे कभी सूचना नहीं मिल पाई, क्योंकि अखबारों की पहुंच उस समय गाँव तक नहीं थी। तो फिर मैंने बहुत व्यावहारिक तौर पर सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास जो सिनेरियो था मोस्टली लोग। पिताजी की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थितियों को कैसे मैनेज किया? पिताजी की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक परिस्थितियां ये थी कि कर्ज काफी हो गया था, कर्ज पहले से भी था और इलाज में काफी और कर्ज हो गया था। तो हमारे पास कुछ खेती थी, तो मेरे दादा ने और सब लोगों ने तय किया, तो 3 बीघा खेत जो है उसमें से बेच दिया। और उसके बाद फिर बहुत कम खेती बची। आज मेरे तक आते आते लगभग मैं भूमिहीन हूँ। एक तरह से मेरे पास 1 बीघे से भी कम मेरे नाम पर जो खेती है वो है। तो वो सिचुएशन बनी थी। 3 साल मैंने BA किया, और BA मैंने एटा JRM कॉलेज से किया, जहाँ मुझे प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पाए। मैंने कोशिश की, इसके बावजूद वहाँ पर जो प्राइवेट प्रोफेसर्स थे तो उनका ट्यूशन का जो कारोबार था, इस पर मैंने एक कविता भी लिखी थी, ट्यूशन का कारोबार। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। चला जब से ट्यूशन का कारोबार और गरमाया शिक्षा का बाजार, कॉलेज बन गए हैं एक्सचेंज जहाँ होती बड़ी दलाली है, सब्जेक्ट कंपनी टीचर ब्रोकर, शेयरों की बड़ी बिकवाली है। ग्रेजुएशन आपने की, जिस कॉलेज में आप गए वहाँ पे क्लास जैसा कोई सिनेरियो ही नहीं था, जी, लेकिन आप बहुत मजबूत ढंग से पढ़ाई करते रहे, और उस कॉलेज में पहली बार सबसे ज्यादा
नंबर हासिल करके आपने एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया, ऐसा ही है जी। अब यहाँ से आता है आपका एक नया संघर्ष। पीएमटी तब तक आपके हाथ से निकल चुका था और आपने कॉलेज में पढ़ाई कंप्लीट कर ली, पीएमटी चला गया था आपके हाथ से, इसलिए आपने अपने सब्जेक्ट भी बदल दिए और आप एक नया सपना भी देखने लगे थे कि शायद मैं यूपीएससी वगैरह में आगे निकल जाऊं। और इस बीच आपके ऊपर एक जो दबाव बना हुआ था कि अब परिवार की जिम्मेदारी भी देखनी है। पिताजी की तब तक मृत्यु हो चुकी थी और जमीन जो आपके पास, आपके परिवार में जो पूरे परिवार के चलने का मूल आधार थी, वो भी बिक चुकी थी जी। तो आपके ऊपर एक दबाव था कि अब भाई कोई भी नौकरी, किसी भी तरह से कोई भी नौकरी प्राप्त करना, ये तो यहाँ से संघर्ष कैसे आगे गया और यहाँ से जब आप संघर्ष को आगे लेके गए तो आपके अनुभव क्या रहे? तो मेरा ग्रेजुएशन जो है 2008 में कंप्लीट होता है और उस समय मेरे सामने जो ऑप्शन था बीएड करने का। मैं एमए करना चाह रहा था जेएनयू से और मैं एक बार 2008 में जेएनयू गया भी था, लेकिन फिर मैंने अपना जो एक स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे आगे किस तरह जल्दी से जल्दी एक नौकरी मिल सकती है, तो फिर मैंने उसके लिए बीएड में अप्लाई किया और मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से 2010 में बीएड पूरा किया। बीएड पूरा होते ही जो टीजीटी इंग्लिश उत्तर प्रदेश का जो प्रशिक्षित स्नातक जो शिक्षक होता है, तो उसमें वैकेंसीज आ गई। तो किसी भी तरह मैंने मैनेज किया और मैं 2 महीने उस एग्ज़ाम से पहले इलाहाबाद पहुँच और उन 2 महीनों में मैंने विपरीत परिस्थितियों में तैयारी की और मेरा जो है उत्तर प्रदेश में मेरे अपने विषय में जनरल में दूसरा स्थान है। ये जो आपने विपरीत परिस्थिति का जिक्र किया, इसमें क्या क्या थी? आर्थिक, सामाजिक? सबसे बड़ा जो था वो जो बाधा थी वो आर्थिक थी, क्योंकि पैसा नहीं था और इस समय जो है मुझे मैंने अपनी माताजी से कहा कि मेरे नाना जी जो रेलवे में खलासी गैंगमैन थे, तो वो घर में कई तरह से मदद करते थे, लेकिन उनका बहुत, क्योंकि लोग समझते थे कि शिक्षा से कुछ होता नहीं, तो लोग समझते थे कि बहुत सारा पढ़ लिख लेने से नौकरी तो लगती नहीं है। तो नाना जी का भी जोर बहुत ज़्यादा मेरी शिक्षा पर नहीं था, तो वो कभी कभार कुछ मदद कर देते थे, लेकिन उस दौरान मैंने उनसे खुलकर कहा कि अगर आप मेरी जो है प्रॉपर मदद कर देंगे, मुझे 2 महीने इलाहाबाद में रहने का जो है अगर साधन हो जाए, तो मैं जो है अपने दम पर परीक्षा निकाल सकता हूँ, ये नौकरी कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे मदद की। मैं 2 महीने 3 महीने पहले इलाहाबाद पहुँच गया और फिर यह उपलब्धि मेरी टीजीटी कर लिया आपने, तो उसके माध्यम से आपको एक सरकारी नौकरी हासिल हो गई। तो ये जिस सरकारी स्कूल में जब आप पढ़ाने गए, वहाँ पे आपको किस तरह के अनुभव से गुजरना पड़ा? क्योंकि भले आप टीजीटी में जनरल कैटेगरी से गए थे, लेकिन जाति तो छिपती नहीं है, कहते हैं ना, जाति तो जाति नहीं है जी। तो क्या इस जाति का प्रभाव उस दौरान जब आप वहाँ पढ़ा रहे थे तब भी आपको उसका अनुभव से गुजरना पड़ा? बिल्कुल सर, जब मैं जो है जनता इंटर कॉलेज आबागर, ये उस संस्था का नाम है जिसमें मैंने टीजीटी इंग्लिश के तौर पर अपनी पहली जो है नौकरी ज्वाइन की। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ, जाहिर सी बात है, वहाँ पूछा गया कि आप जनरल में तो हैं लेकिन आपके टाइटल से क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया कि मैं जो है शेड्यूल कास्ट में मजाटब हूँ। जब मैंने ये बताया तो वहाँ मैंने पाया कि लोगों का जो एटीट्यूड था वो बदला हुआ था। कुछ लोग तो यही कह रहे थे कि आप कैसे जनरल में आ सकते हैं, नहीं आपका जनरल में नहीं हुआ। मैंने कहा तो ये तो डॉक्यूमेंट बताएगा। खैर, उसके बाद वहाँ पर बहुत सटल लेवल पर, बहुत सूक्ष्म लेवल पर बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे जो बहुत अच्छे विद्यार्थियों का सेक्शन अलग होता था और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी थे उनका सेक्शन अलग होता था। तो मुझे अक्सर ऐसे पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को पढ़ाने को दिया जाता था जिनकी बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर थी और जो कक्षा 9 या 10 के लेवल पर पिकअप भी नहीं कर पा रहे थे। तो उससे भी कई बार इस तरह की बहुत सारी सूक्ष्म स्तर पर चीज़ें हो रही थी। मतलब आपकी योग्यता को जाति के आधार पर चुनौती दी जा रही थी। क्या आप इस तरह से कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे सहमत हूँ सर, ये बात थी कि
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आप देश के जो युवा हैं, खासतौर पे दबे कुचले वर्गों के युवा, उनसे अपने अनुभवों के आधार पर एक बेहतर जीवन, अपने सपने को पाने के लिए आप उनको राय क्या देना चाहते हैं? जाहिर सी बात है सर, मैंने जिस तरह अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष के बतौर कुछ पाया, मैं जहाँ था वहाँ पर कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि यह लड़का जो है कभी उच्च पद पर, उच्च शिक्षा में प्रोफेसर बन सकता है, क्योंकि वहाँ इस तरह का माहौल था, चारों तरफ निराशा और नकारात्मकता विद्यमान थी। मैं समझता हूँ कि जो दलित युवा है विशेष तौर पर, उसके लिए जो राह है वो बाबा साहब की ही राह है, जिसमें कि सबसे पहले तो किसी भी तरह शिक्षा प्राप्त करनी। जैसे मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं किसी भी तरह बीए पास कर लेता हूँ तो मेरे पास सब कुछ करने के जो है गुंजाइश पैदा हो सकती है, रास्ते खुल सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि किसी भी तरह मेरा बीए हो जाए और उसके बाद कुछ भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसी दौरान मैं अगर दृढ़ संकल्प न रखता तो हो सकता है कि मैं भी दिल्ली में जाकर जो है टेलर बन सकता था अपने पापा की तरह, या अनस्किल्ड लेबर के तौर पे काम कर सकता था। तो ये चीजें हो सकती थी, लेकिन अब क्या है ना, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा उपाय है। पढ़ाई के दौरान क्या कभी ऐसा लगता था कि छोड़ो ये सब, चलो कहीं दिल्ली में जाकर के नौकरी कर लो और कुछ पैसा कमा के घर को मदद करो? इंटरमीडिएट के तुरंत बाद मैं एक बार दिल्ली गया था और मुझे एक्सपोर्ट कंपनी जो है, जो गारमेंट इंडस्ट्री है, तो उस समय मेरा पता नहीं क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ था, मूछें नहीं आई थी। सो उन्होंने कहा कि अभी आप जो है अडल्ट नहीं लगते हैं। तो उन्होंने मुझे, हालांकि मैं 18 साल का था इंटरमीडिएट पूरा होने पर, तो उन्होंने मुझे नहीं रखा। कहीं ना कहीं वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। अगर मेरे मूछें आ गई होती उस समय तो शायद मैं वहाँ हो सकता है कि एक लेबर जो है टेलर के तौर पर जीवन बिता रहा होता। अच्छा, अभी जब आप एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे भी अनुसूचित जाति के, दबे कुचले वर्गों के तमाम बच्चे पढ़ने आते हैं। आप अपने दौर के जो इन समाजों के जो बच्चे आ रहे थे और अब जो आ रहे हैं, इनके बीच में कोई मूलभूत फर्क देखते हैं? बिल्कुल सर, मूलभूत फर्क जो है वो कॉन्फिडेंस का है, जो मैं देख पा रहा हूँ। पहले मेरी जो पीढ़ी में उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट जो असर्शन जो हुआ है, पॉलिटिकल असर्शन जो हुआ है, और लंबे समय तक बसपा की सरकारें रही हैं और देश में जो राजनीतिक सिनेरियो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज का जो युवा है, आज का जो स्टूडेंट है, दलित स्टूडेंट है, तो वो कॉन्फिडेंट काफ़ी है, ये मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा जी, क्या विश्वविद्यालयों में कुछ इस पर जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजों में भी जो गैर दलित या गैर ओबीसी या ये कुछ जाति वर्ग के जो टीचर्स हैं, क्या उनका दलित छात्रों, आदिवासी छात्रों के प्रति जो रवैया है, क्या उसमें कोई पहले से बदलाव आया है? निश्चित तौर पर बदलाव तो आया है सर, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये बदलाव बहुत कम आया है। इसकी गति बहुत धीमी है। मैं इस बात को देख पा रहा हूँ, मेरे जो कोलीग्स हैं और या फिर जो शिक्षक हैं, जो छात्रों के प्रति जो रवैया है, निश्चित तौर पर बहुत सारे शिक्षक पॉजिटिव रवैया रखते हैं और भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो अफसोस होता है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह के विद्यमान हैं जो ऐसा करते हैं। एक चीज़ बताइए मुझे कि अभी जो निरंतर जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, विश्वविद्यालयों में पीएचडी की सीटें कम कर दी जा रही हैं, जो कुछ पद जो हैं प्रशासनिक पद, वहाँ पे रेफरेंस से एंट्री हो जा रही है, स्कॉलरशिप्स जो है कम कर दी जा रही है या नहीं मिल रही है। नहीं, इसके कारण से जो दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्रों पे भविष्य में जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं?
निश्चित तौर पर सर इससे जो है उच्च शिक्षा में वैसे भी उनका जो आंकड़ा है वो बहुत कमजोर है, और आने वाले समय में दलित पिछड़े जो छात्र हैं तो उनकी उच्च शिक्षा में और बाधाएं आएंगी, क्योंकि पीएचडी करना आजकल बहुत खर्चीला भी होता जा रहा है। जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनकी भी फीस जो है लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है, और सूक्ष्म स्तर पर बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं अपनाई जा रही हैं वो इस सबसे अलग हैं। सरकारें जो हैं, आज की सरकारें जो हैं वो रिजर्वेशन और रोस्टर पर भी जो है काफ़ी कुछ चीज़ें कर रही हैं। हमने देखा कि EWS रिजर्वेशन आया तो कोर्ट के फैसला आने से पहले ही लागू हो गया, लेकिन जो हमारा जो ट्रेडिशनल रिजर्वेशन सिस्टम है जो वास्तविक वंचित वर्गों के लिए है, तो वो उसको लागू करने देने में, लागू होने में तमाम परेशानियां आती रही और तमाम बहुत बड़ा बैकलॉग बाकी है। एक अंतिम सवाल आपसे है कि आप अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर हैं जी, और उत्तर भारत में रहने के बावजूद, गांव के बैकग्राउंड के बावजूद आपने अंग्रेजी भाषा के ऊपर एक अच्छा अपना कंट्रोल बनाया, और उसके बाद आपने अंग्रेजी साहित्य के ऊपर ना पूरी पढ़ाई आगे की, और अभी आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में आप आज की तारीख में ये जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, जो विश्वविद्यालयों में पहुंच रही है, कॉम्पिटिशन्स में पहुंच रही है, उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या राय देंगे कि जो जातिगत भेदभाव वगैरह की जो परिस्थितियां हैं, एक तो उसके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए, और दूसरा उससे वो किस तरह से बाहर आ सकते हैं? आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सबसे पहला सुझाव मेरा ये है कि शिक्षा पर ध्यान दें, और शिक्षा में भी जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर ध्यान दें, और ख़ास तौर पर जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं उन पर फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश जो भाषा है वो आपका उद्धार कर सकती है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने इस पर बहुत जोर दिया था। माता सावित्रीबाई फुले ने तो इस पर एक कविता भी लिखी थी, जाओ जाकर शिक्षा पाओ, और अंग्रेजी शिक्षा के लिए भी एक कविता लिखी थी उन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा पाने के लिए। तो अंग्रेजी शिक्षा जो है वो निश्चित तौर पर उद्धार कर सकती है, क्योंकि जो भाषा उच्च वर्ग की है वही भाषा आपकी होनी चाहिए। बाकी मातृभाषा आपको आनी चाहिए, वो अलग बात है। उच्च वर्ग की कहेंगे, या इसको ऐसे कह देखेंगे कि जो भाषा खुद में हर जगह एक महत्वपूर्ण स्थान पाती है, शासन सत्ता की भाषा है। हाँ। जी बिल्कुल, जो शासन सत्ता की भाषा है उसे मैं कहूँ कि उच्च वर्ग के बजाय मॉडिफाई कर लूँ अगर मैं, शासन सत्ता की भाषा है। लेकिन ये भी सच है सर कि उच्च वर्ग जो है वो निश्चित तौर पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना प्रेफर करता है, और इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि उच्च वर्ग का रुझान जो है वो निश्चित तौर पर इंग्लिश एजुकेशन की तरफ ज़्यादा है। अभी जैसे देखने में आ रहा है, गांव में भी खरपतवार की तरह अंग्रेजी स्कूल के नाम पे तमाम मॉन्टेसरी स्कूल खुल गए हैं, 10वीं तक भी हो गए हैं, बहुत सारे 12वीं तक भी हो गए हैं। और जैसे दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत की तर्ज पे अब यहाँ पे भी ये दिखने को आता है कि जो तमाम बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं वो अपने डिग्री कॉलेज खोलने के शौकीन हो गए हैं अंग्रेजी माध्यम के, छोटे स्कूल भी खोलते हैं तो अंग्रेजी माध्यम के। क्या ये लोग वाकई अंग्रेजी भाषा से पारंगत कर पा रहे हैं छात्रों को? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है सर इस बात का। ये भारतीय जो शिक्षा नीति है उसका भी बहुत जो है अफसोसजनक पहलू है कि भारत के सभी वर्गों में अंग्रेजी शिक्षा पाने की जो उत्कंठा है, एस्पिरेशन है, वो तो है ही, लेकिन सरकार जो है उस एस्पिरेशन के सरकारें जो है उस एस्पिरेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, और जो बहुत सारे जो स्कूल्स खोले जा रहे हैं वो स्कूल जो हैं निश्चित तौर पर गुणवत्ता परक अंग्रेजी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और इसका दुष्परिणाम इस तरह से सामने आ रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो किसी भी तरह की भाषाई योग्यता नहीं रखती, किसी भी तरह का भाषाई स्किल उसके पास नहीं है, न वो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है न हिंदी में कंफर्टेबल है। और ये स्थिति आगे आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप पैदा करेगी।
असिस्टेंट प्रोफेसर सुधीर अंबेडकर भले अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाते हों और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी अंग्रेजी साहित्य में प्राप्त की हो, लेकिन उनका हिंदी साहित्य पे भी उतना ही हस्तक्षेप है और वो अपनी बातचीत को अपने खुद के मन में जो उथल पुथल चल रही है या उनके खुद के संघर्ष को जब उन्हें लोगों के सामने रखना होता है तो वो हिंदी साहित्य के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो तमाम चीजें उन्होंने सामना की उसको वो अपनी कविता के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। और जिस समय सुधीर जी 11वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ की व्यवस्था से तकलीफ में आकर के उन्होंने जो अभिव्यक्ति की वो भी कविता थी। तो हम उनसे उनकी उस कविता की चंद लाइन सुनते हैं जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को परिलक्षित करती है। उस समय ग्रेजुएशन में था और मैं कक्षाएं अटेंड करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां इस तरह बनी कि वहाँ पे जो प्राइवेट प्रोफेसर्स थे दे इनकरेज ट्यूशन। तो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं जब भी क्लासेस अटेंड करने के लिए जाता था अक्सर मुझे जो है वहाँ टीचर्स नहीं मिलते थे। तो एक दिन इसी आक्रोश में मैंने वापस आकर कमरे पर वापस आकर मैंने एक कविता लिखी जिसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं, तो मैं उनको सामने रखना चाहूँगा। जी। चला जब से ट्यूशन का कारोबार और गरमाया शिक्षा का बाजार, चला जब से ट्यूशन का कारोबार और गरमाया शिक्षा का बाजार, कॉलेज बन गए हैं एक्सचेंज जहाँ होती बड़ी दलाली है, सब्जेक्ट कंपनी टीचर ब्रोकर शेयरों की बड़ी बिकवाली है। चला जब से ट्यूशन का कारोबार और गरमाया शिक्षा का बाजार, कॉलेज बन गए हैं एक्सचेंज जहाँ होती बड़ी दलाली है, सब्जेक्ट कंपनी टीचर ब्रोकर शेयरों की बड़ी बिकवाली है। और ट्यूशन के कारोबार में पिस रहा गरीब का बच्चा, उसके पास निवेश के लिए नहीं एक भी सिक्का। तो ये कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मुझे आज भी याद हैं उस कविता की, जो उस दौर की शिक्षा व्यवस्था को पूरा उजागर कर रही है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। हम चाहते हैं आपका ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहे। मैं जानता हूँ आप तमाम तरह की सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी शामिलियत रहती है, साहित्य के क्षेत्र में भी रहती है और आप निरंतर अपने स्तर से अपने समाज में एक अपनी भूमिका को तलाशते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये प्रक्रिया, ये क्रम आपका जारी रहेगा। आपसे फिर कभी और लंबी बातचीत करेंगे आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में, आपके योगदानों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।